दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी समंदर के दरमियान में एक सुनसान जजीरा मौजूद था जहां एक वसी कैदखाना बना हुआ था। उस जेल में बहुत सारे नौजवानों को बंद किया गया था जिन्हें मलका जरीना ने उस जेल खाने में बंद करवाया था। दोस्तों, मलका जरीना ने उन्हें इस वजह से कैद किया था कि वो उसके दिए गए मिशन को पूरा नहीं कर सके थे। मलका जरीना रियासत जमुर्द की हाकिम थी और उसके शौहर बादशाह तैमूर का इंतकाल हो चुका था। बादशाह तैमूर की एक हसीनो जमील बेटी थी जिसका नाम शहजादी जरीन था। मलका जरीना शहजादी जरीन की सौतेली माँ थी और उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। दोस्तों, अब शाही खानदान में शहजादी जरीन ही रियासत के ताजो तख्त की अकेली वारिस थी जिसके लिए उसकी शादी होना बहुत जरूरी थी। लेकिन मलका जरीना अपनी हुकूमत को बढ़ाने की ख्वाहिश में अंधी हो चुकी थी और वो शहजादी की शादी नहीं करना चाहती थी। उसने ऐलान किया था कि जो भी आदमी मुकर्रर करदा शराइत को पूरा करेगा उसे शहजादी का हाथ मिलेगा और अगर कोई नाकाम होता है तो उसे जजीरे की जेल में उम्र भर के लिए कैद कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस ऐलान के बाद बहुत से नौजवान शहजादी से शादी की ख्वाहिश में आगे आए, लेकिन मलका की शराइत इतनी ज्यादा मुश्किल थी कि उनका पूरा करना तकरीबन नामुमकिन था। जैसे कि दुनिया के नायाब परिंदे को पकड़कर लाना या सदियों पुराने बादशाह का गुमशुदा हार ढूंढ कर लाना। इस तरह शहजादी की शादी में देर होती जा रही थी और मलका जरीना मजे से हुकूमत करती जा रही थी। दोस्तों, ये खबर आहिस्ता आहिस्ता आस पास के मुल्कों में भी फैल रही थी। एक रोज का वाकया है कि ये खबर शहजादा अदील तक जा पहुंची जो रियासते परस्तान के गवर्नर का बेटा था। उसने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। तो उसके वालिद कहने लगे, क्या तुम भी दीगर लोगों की तरह कैद खाने में कैद होना चाहते हो? मैं इसकी इजाजत तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। दोस्तों, शहजादा अदील इस जवाब से मायूस हो गया और कई दिनों तक वो बड़ा उदास फिरता रहा। उसके वालिद ने जब ये सूरत हाल देखी तो वो कहने लगा, लगता है बेटा तुमने दिल में ठान ली है, इसलिए तुम्हें रोकना मुनासिब नहीं। जाओ, अल्लाह की हिफाजत में रहो, लेकिन बेटा होशियारी से काम लेना। ये मेरा खास घोड़ा भी ले जाओ। दोस्तों, शहजादा बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, मैं जानता था कि मेरे प्यारे अब्बा जान मुझे इजाजत जरूर देंगे और मुझे दुआओं के साथ रुखसत करेंगे। उसके वालिद ने कहा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, इस तरह शहजादा अदील सफर पर रवाना हो गया। दोस्तों, शहजादे का घोड़ा तेजी से सफर की मंजिलें तय करता जा रहा था कि अचानक उसने एक औरत की चीखों पुकार सुनी। उस वक़्त शहजादा एक घने जंगल से गुजर रहा था। उसने चीख की समत का अंदाजा लगाया और घोड़े का रुख उस तरफ दौड़ा दिया। कुछ देर के बाद वो उस औरत तक पहुंच गया जो चीखों पुकार कर रही थी। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? शहजादे ने पूछा। तो औरत कहने लगी, ये तो एक मुकम्मल सफेद घोड़ा है। अदील ने पूछा, इसका क्या मतलब है? तो औरत ने जवाब दिया कि ए बहादुर नौजवान, मेरे बेटे को कुछ देवों ने कैद कर लिया है और उनकी शर्त ये है कि मैं एक मुकम्मल सफेद घोड़ा लाऊं। तो शहजादा कहने लगा कि मैं उन देवों से लड़कर तुम्हारे बेटे को आजाद कराऊंगा। बताओ वो कहाँ हैं? औरत कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे वहाँ अकेले जाना होगा। अगर तुम अपना घोड़ा मुझे दे दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, शहजादे ने अपना घोड़ा उसके हवाले कर दिया। तो औरत ने मुस्कुराकर घोड़े पर सवार होकर उसे एड़ी लगाई और जैसे ही घोड़ा आगे बढ़ा उसे नूर के एक हलके ने अपने घेरे में ले लिया। ये देखकर शहजादा बड़ा हैरान हुआ और घोड़े को देखता ही रह गया। उसी वक्त औरत ने घोड़ा रोका और कहने लगी, ऐ नौजवान, वापस घर न जाना, तुम्हारा पैदल सफर करना जरूरी है क्योंकि रास्ते में 5 अजूबे तुम्हारे मुंतजर हैं। दोस्तों, शहजादा बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा
خدا جانے یہ عورت جن تھی یا فرشتہ تھی، تاہم اب شہزادہ اپنے گھوڑے سے محروم ہو چکا تھا کیونکہ وہ عورت بہت دور نکل گئی تھی۔ چنانچہ شہزادہ پیدل ہی سفر طے کرنے لگا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ وہ زور سے چونکا۔ جس راستے سے وہ گزر رہا تھا وہ بالکل ہی صاف تھا، لیکن اب اچانک سے اسے راستے میں ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آیا جو آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ شہزادے نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ٹیلا نہیں بلکہ ایک بہت بڑے انسان کا پیٹ تھا جو کہ سویا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک تھا۔ شہزادے نے آہستہ سے نیچے اترنے کی کوشش کی، لیکن اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر پڑا۔ اس کے گرنے کی آواز سے وہ آدمی جاگ گیا اور چونک کر اٹھ کر بیٹھا۔ شہزادے نے فوراً اپنی تلوار نکالی، لیکن وہ آدمی اسے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، اگر تم مجھے کچھ کھانے کو دو گے تو ہم دوست بن سکتے ہیں۔ شہزادے نے خوشی سے کہا، یہ ہوئی نہ بات، تمہارا کیا نام ہے؟ وہ آدمی بولا، میرا نام غالب ہے۔ شہزادے نے تیر کمان اٹھائی اور شکار کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ شکار کرتا گیا اور غالب انہیں کھاتا گیا۔ شام ہوتے ہی شہزادہ تھک چکا تھا تو غالب کہنے لگا، بس اتنا کافی ہے، اب میں 6 ماہ تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا۔ عدیل نے حیرت سے پوچھا، تم اب 6 ماہ تک کچھ نہیں کھاؤ گے؟ غالب ہنس کر کہنے لگا، جی ہاں۔ شہزادے نے دیکھا کہ غالب نے اب تک 35 ہرن، 13 بکریاں اور 19 خرگوش کھا لیے تھے۔ شہزادے نے گہری سانس لی اور وہ رات انہوں نے آرام سے گزار دی۔ دوستو، اگلے دن شہزادہ عدیل اور اس کے دوست نے سفر جاری رکھا۔ وہ ایک خوبصورت وادی سے گزرے جہاں اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ آسمان صاف تھا لیکن ہوا اتنی شدید تھی کہ شہزادے کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اسی وقت غالب نے شہزادے کو اٹھا لیا اور وہ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ کچھ ہی فاصلے پر انہوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک آٹا پیسنے والی چکی دیکھی جو تیز ہوا سے چل رہی تھی۔ یہ ہوا ایک لمبی ناک والے آدمی کی ناک سے نکل رہی تھی جو ایک نتنے پر انگلی رکھ کر دوسرے سے ہوا نکال رہا تھا۔ شہزادہ حیرت زدہ رہ گیا۔ غالب نے اسے آواز دی تو اس آدمی نے ہوا نکالنا بند کر دی۔ غالب پوچھنے لگا، کیا کر رہے ہو دوست؟ وہ آدمی ہنس کر کہنے لگا، شکر ہے تم نے مجھے دوست کہا، ورنہ ابھی ہماری لڑائی شروع ہو چکی ہوتی۔ شکریہ دوست، تم کون ہو؟ شہزادے نے پوچھا تو وہ بڑی ناک والا آدمی کہنے لگا، میں انفی ہوں اور میں اس چکی کا خادم ہوں۔ شہزادہ پوچھنے لگا کہ تم چکی کیوں چلاتے ہو؟ کیا یہ تمہاری چکی ہے؟ تو انفی نے اداسی سے کہا، نہیں شہزادے، یہ میرے مالک کی ہے، وہ بڑا کنجوس ہے، میں تو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ تو شہزادہ انفی سے کہنے لگا، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں بہت زیادہ کھانا ملے گا۔ دوستو، یہ سن کر انفی بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ رستے میں ایک جگہ اچانک وہ رکا اور دائیں بائیں غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنے کان زمین سے لگا دیے جیسے کچھ سن رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا اور کہنے لگا، دوستو، میری ناک کی طرح میرے کان بھی عجیب طاقت کے مالک ہیں، میں کئی میل دور کی آوازیں سن سکتا ہوں، اور ابھی مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس راستے پر 6 میل دور ایک گرم دلدل ہے جس کا پانی ابل رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنا راستہ بدل لینا چاہیے۔ شہزادے نے جب انفی کی یہ بات سنی تو شہزادہ کہنے لگا کہ تم تو واقعی کمال کے آدمی ہو۔ تو پھر ان لوگوں نے راستہ بدل لیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ ان کے سامنے ایک کمزور سا آدمی آ گیا جس نے اپنی دونوں آنکھیں لکڑی سے چھپائی ہوئی تھیں۔ شہزادہ پوچھنے لگا، اے نوجوان، کیا تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، میں تو دیواروں کے آر پار بھی دیکھ سکتا ہوں۔ تو شہزادے نے اسے درخواست کی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ایک مہم میں ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، ضرور میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دوستو، اس طرح عدیل، غالب اور انفی نے اپنے اس نئے دوست کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے اپنا مزید سفر جاری رکھا۔ دوستو، ایک روز شہزادہ عدیل اور اس کے تمام ساتھی
अपने सफर पर रवाना थे जब उन्होंने रास्ते में कुछ अजीबोगरीब देखा। अदील ने करीब जाकर देखा, ये दो बड़े दरख्तों के तने थे, शायद तूफान से गिर गए थे, लेकिन इन तनों पर ये अजीब बाल कहां से आए? उनके साथी बसीर ने कहा, जो दूर की चीजों को देख सकता था। अदील पूछने लगा, क्या तुमने कुछ देखा है, कुछ हुआ है क्या? वो कहने लगा, ये दरख्तों के तने नहीं बल्कि एक सोए हुए देव के बाजू हैं। वो अपने बाजू पीछे किए हुए है। अब हम उसके सर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, वो इस तरह उस देव के सर की तरफ चल पड़े। जब वो देव के पास पहुँचे तो उसका कद और वजूद बहुत बड़ा था। शहजादे ने पूछा, तुम कौन हो दोस्त? तो देव कहने लगा कि मैं कामरान हूँ। मैं अपने बाजू सकेड़ भी सकता हूँ और लंबे भी कर सकता हूँ। मेरी असल ताकत मेरी टांगे हैं। मैं एक कदम में कई मील का सफर तय कर सकता हूँ। तो शहजादा पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कामरान ने कहा, मैं एक बादशाह का गुलाम था। उसने मुझे एक मुहिम पर भेजा था जो मैंने चंद मिनटों पर मुकम्मल कर ली, लेकिन वापसी पर मैं सो गया। मेरी कमजोरी है कि मुझे नींद बहुत आती है। इस गलती पर बादशाह ने मुझे दरबार से निकाल दिया। ये बात सुनकर शहजादे ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे दोस्त हो और तुम हमारे साथ चलो। हमें एक मुहिम पर जाना है। दोस्तों, उस तरह उस बड़े आदमी कामरान ने उनके साथ जाने की हामी भर ली। दोस्तों, जल्द ही उनका कारवान आगे बढ़ने लगा। शहजादा और उसके साथी जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अचानक उन्हें माहौल का दर्जा हरारत बदलता हुआ महसूस हुआ, जैसे अचानक सर्दी आ गई हो। ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए था, फिर दोबारा गर्मी हो गई। उसी वक्त उन्होंने एक दरख्त के नीचे एक आदमी को सुकड़ा सिमटा हुआ देखा, जिसने भारी भारी कपड़े पहन रखे थे। शहजादे ने पूछा, खैर तो है? हमें गर्मी जलाई जा रही है और तुम्हें सर्दी लगी हुई है। तो वो आदमी कहने लगा कि मैं बर्फान हूँ, मेरे अंदर सर्दी भरी हुई है। शहजादे ने कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। दोस्तों, इस तरह बर्फान भी उनके साथ चल पड़ा। आखिर एक लंबा सफर तय करने के बाद वो सब लोग वो शहजादी मुस्कान की रियासत जमुर्द पहुँचे। शहजादे अदील ने अपने दोस्तों को एक जगह रुकने को कहा और वो खुद आगे बढ़ गया। जब वो महल में दाखिल हुआ तो मलका ने उसे देखा और कहने लगी, तुम हो जो शहजादी से शादी करना चाहते हो? तो शहजादे ने जवाब दिया, जी हाँ मलका। तो मलका कहने लगी, ठीक है, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ महम्मात हैं। अगर वो तुम पूरी कर दोगे तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हमारी पहली मुहिम ये है कि यहाँ से 100 मील के फासले पर नीले जंगल में एक कुआं मौजूद है जो बहुत गहरा है। चंद साल पहले उसमें मेरी एक अंगूठी गिर गई थी। आज शाम से पहले तुम वो अंगूठी ले आओ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें जजीरे पर कैद कर दिया जाएगा। शहजादे अदील ने मलका की बात सुनी और वो शहर से बाहर निकल आया। वो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। उनका बाहमी मशवरा अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि कामरान बोला, मैं अभी लाता हूँ। ये कहकर वो भाग खड़ा हुआ। शहजादा चिल्लाया, अरे अरे रुको, लेकिन कामरान जा चुका था। सारे दोस्त उसकी जल्दबाजी पर बड़े हैरान थे। दोस्तों, कुछ देर के बाद कामरान आंधी की तरह लौटा, लेकिन उसका चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। दोस्तों ने पूछा, अरे क्या हुआ? तो कामरान कहने लगा कि मुझे अंगूठी नहीं मिली। तो शहजादे ने कहा, भले आदमी, तुम रुके क्यों नहीं? पहले सोच तो लेते। फिर शहजादे ने बसीर से कहा, तुम अच्छी तरह देख सकते हो, तुम अंगूठी तलाश करने की कोशिश करो। दोस्तों, बसीर ने बैठे बैठे अपनी तेज नजरों से लकड़ी हटाई और पर्दे हटते चले गए। फिर उसे अंगूठी नजर आने लगी। अंगूठी की जगह मालूम होने के बाद कामरान ने कहा, अब मैं जाऊंगा और कुएं में हाथ डालकर डब्बी तलाश कर लूंगा। वो डब्बी पत्थरों में दबी हुई है और अंगूठी उसी में है। ये सुनकर कामरान हवा की तरह भाग गया। कामरान के जाने के बाद वो सब लोग बातों में लग गए और बातें करते वक्त उन्हें वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ और शाम ढल चुकी थी। दोस्तों, अचानक शहजादे अदील ने सूरज की तरफ देखा और वो चूक गया। अरे कामरान कहाँ रह गया? शहजादे ने परेशानी में कहा। तो बसीर ने तेज नजरों से जायजा लिया और बताया कि शहजादे कामरान इस वक्त कुएं के करीब एक दरख्त के नीचे सो रहा है और अंगूठी उसकी जेब में है। दोस्तों, शहजादे ने सर पकड़ लिया और कहने लगा, हमें उसे फौरी जगाने की जरूरत है। उसके बाद
अनफी ने अपनी नाक को मरोड़कर तेज हवा का झोंका छोड़ा, जो आंधी की सूरत में कुएं की तरफ बढ़ने लगी और दरख्त हिलने लगे। दरख्तों के हिलने से फल भी गिरने लगे। जिस दरख्त के नीचे कामरान सो रहा था उसके फल गिरे और सीधा कामरान के सर पर जा लगे, जिससे वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और उसे याद आया कि वो तो अंगूठी लेने आया था। अब वो उठकर वापस चलने लगा। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद शहजादे के पास वो अंगूठी लेकर खड़ा था। उस वक्त सूरज गुरूब होने वाला था और शहजादे के पास रुकने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था। बड़ी जल्दी से शहजादा महल की तरफ चल पड़ा और वहां पहुंचकर वो मलका के पास जा पहुंचा। मलका उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। शहजादा कहने लगा, ये लीजिए मलका, मैं आपकी अंगूठी ले आया हूँ। अंगूठी देखकर मलका का तो रंग ही उड़ गया। उसने उलट पुलट कर देखा तो वो उसी की अंगूठी थी। वो कहने लगी, ठीक है शहजादे, अगली सुबह हम तुम्हें एक नई मुहिम देंगे। दोस्तों, अगले दिन शहजादा मलका की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ तो मलिका कहने लगी, तुमने कल बहुत बड़ी मुहिम सर की है, लिहाजा तुम्हें भूख तो लगी होगी। मेरे महल के साथ एक फार्म है, वहाँ 30 गायें मौजूद हैं। तुमने आज शाम होने से पहले वो सब खानी हैं। ये तुम्हारी दूसरी मुहिम है। दोस्तों, शहजादे ने जब ये बात सुनी तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराकर बोला कि मलिका, आपकी इजाजत हो तो मैं अपने साथी को भी शरीक कर लूं जो मेरा खाना बनाता है। मलका ने कुछ सोचा और फिर कहने लगी, जरूर, तुम्हें इस बात की इजाजत है। दोस्तों, अब अदील ने अनफी को बुलाया और उसे तमाम जानवर खाने की दावत दी। अनफी ने भूखों की तरह खाना खाना शुरू कर दिया और शाम तक महल के तमाम जानवर उसने खा लिए। मलका ने शाम को जब महल का चक्कर लगाया तो उसने देखा कि तमाम जानवर गायब हैं। उसने महल के खादमों से पूछा तो वो कहने लगे कि वो सब जानवर तो शहजादे अदील और उसके दोस्त ने खा लिए हैं। ये सुनकर मलका गिरते गिरते बची। दोस्तों, शाम को उसने शहजादे को कल के नाश्ते की दावत दी, जिसे शहजादे ने कबूल कर लिया। अगले रोज उन्होंने बेतकल्लफ नाश्ता किया। उसके बाद मलका ने कहा, तुम कल सारा दिन शहजादी की निगहबानी करोगे। अगर शाम तक शहजादी को कुछ हुआ या वो गायब हो गई तो फिर तुम्हारा ठिकाना जेल खाना होगा। शहजादे ने ये मुहिम भी कबूल कर ली। दोस्तों, मलिका ने ये चाल चली कि उसने शहजादी के मशरूब में नशा आवर दवा मिला दी। खाना खाने के बाद शहजादी और शहजादा कमरे में आ गए और वो बातें करने लगे। शहजादे की आंखें नशा आवर दवा की बदौलत बंद हो रही थी, इसलिए वो जल्दी ही सो गया। मलिका ने अपने खास बंदों के जरिए शहजादी को अगवा करवा लिया और उसे समंदर में एक कश्ती पर बांधकर छोड़ दिया। शाम के वक्त जब शहजादा गहरी नींद से जागा और शहजादी को ना पाकर वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके बाद वो भागता हुआ अपने साथियों के पास गया और उनको सारी सूरत हाल बताई तो वो अपने दोस्त बसीर से कहने लगा कि फौरन शहजादी को तलाश करो। दोस्तों, बसीर ने फौरन ही इर्द गिर्द देखा तो उसे शहजादी समंदर में एक कश्ती पर बंधी हुई नजर आई। अब वो शहजादा अपने साथियों के हमरा गया और शहजादी को वापस ले आया और फिर वो दोनों उसी कमरे में बैठ गए। सूरज डूबने के बाद मलिका अपनी कनीजाओं के हमरा खरामा खरामा चलती हुई जब कमरे में आई तो उसका ख्याल था कि शहजादा सो रहा होगा और शहजादी गायब होगी, लेकिन शहजादी और शहजादा तो हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर मलिका के तो होश उड़ गए, लेकिन मलिका बड़ी शातिर औरत थी। चुनाचे उसने खुद को संभाला और कहने लगी कि शहजादे शाबाश, तुमने तीनों मुहिम्मात कामयाबी से मुकम्मल कर ली हैं। अब कल शादी की तकरीब मुनक्कद की जाएगी, लिहाजा तुम अपने साथियों समेत हमारे मेहमान खाने में आ जाओ। दोस्तों, शहजादा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और वो अपने साथियों समेत मलिका के मेहमान खाने में चला गया। मेहमान खाने का फर्श और दीवारें पीतल की थीं। यूँ लगता था जैसे ये पीतल का बहुत बड़ा डब्बा हो। दरअसल मलिका ने शहजादे को जानबूझकर उस कमरे में लाया था ताकि वो अपने मंसूबे को अमली जामा पहना सके। उसने अपने खास खादमों को बुलाया और उनसे कहा कि पीतल वाले कमरे के नीचे आग जलाओ। ये आग सुबह तक भड़कती रहनी चाहिए ताकि ये सब कोयले जल जाएं। दोस्तों, खादमों ने ऐसा ही किया। जब आग के शोले जले तो कमरे में गर्मी बढ़ने लगी। शहजादा अदील मलिका की चाल बिल्कुल समझ गया था। शहजादे ने अपने दोस्त बसीर से कहा कि अपनी चादर उतार दो ताकि कमरे की गर्मी कम हो
اور درجہ حرارت معتدل ہو جائے۔ دوستو بصیر نے شہزادے کی بات مانی اور اس نے اپنی چادر اتار دی، جس سے کمرے کی آگ بجھ گئی۔ صبح ہوتے ہی ملکہ نے دیکھا کہ وہ سب بخیر و عافیت ہیں، تو یہ دیکھ کر وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ اب ملکہ نے کھل کر شہزادے عدیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور شہزادی کو اغوا کر کے ایک خفیہ مقام پر چھپا دیا۔ لیکن دوستو شہزادے عدیل نے اپنے وفادار دوستوں کی مدد سے ملکہ کی فوج کو شکست دی اور جلد ہی اس نے شہزادی کو قید سے آزاد کرا لیا۔ دوستو اگلے دن ملکہ کو سنسان جزیرے کے قید خانے میں نظر بند کر دیا گیا، جبکہ شہزادی اور شہزادہ عدیل تخت پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ان کا تخت شہزادے عدیل کے ساتھیوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ سب خوشی سے جشن منا رہے تھے۔ السلام علیکم دوستو پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کوکاف کے قریب ایک ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے رعایا اسے بہت پسند کرتی تھی۔ دوستو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یوں تو اس کے پاس سب کچھ ہی تھا، مگر کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ اور اس کی ملکہ ہر وقت اداس رہتے تھے۔ ایک دن ملکہ محل کی کھڑکی سے شہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا چند سپاہی ایک بوڑھے آدمی کو زور زور سے مار رہے تھے۔ ملکہ نے اپنی کنیز کو حکم جاری کیا کہ فوراً سپاہیوں اور بوڑھے آدمی کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ دوستو ملکہ کا حکم آخر کون ٹال سکتا تھا؟ فوراً سپاہیوں اور بوڑھے آدمی کو ملکہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ملکہ نے جب دیکھا کہ غریب بوڑھے آدمی کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے جسم پر زخموں کے نشانات بھی موجود تھے اور ان زخموں سے بہت خون بہہ رہا تھا، ملکہ نے سپاہیوں سے پوچھا کہ تم بوڑھے آدمی کو آخر کیوں مار رہے تھے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ دوستو ملکہ کی یہ بات سن کر سپاہی بولنے لگے کہ ملکہ عالیہ یہ آدمی چور ہے، ایک جگہ چوری کر کے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لوگوں کے شور مچانے پر ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور اس نے ہماری گرفت سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، یہی وجہ تھی کہ ہم اسے مار رہے تھے۔ دوستو ملکہ نے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ کیوں بڑے میاں تم نے اس عمر میں چوری کیوں کی ہے؟ یہ سن کر بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ ملکہ عالم میں سوداگر تھا، کچھ عرصہ پہلے میرا جہاز سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے ڈوب گیا اور میرا سارا ساز و سامان بھی اس کے ساتھ ہی سمندر میں ڈوب گیا۔ اب میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو چکا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے 2 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، مجھے ان کے لیے کھانے کا سامان خریدنا تھا، مگر میرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں تھا، اسی وجہ سے مجھے چوری کرنا پڑی۔ دوستو بوڑھے آدمی کی یہ بات سن کر ملکہ کو بڑا دکھ ہوا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بوڑھے آدمی کو فوری طور پر چھوڑ دیا جائے۔ دوستو سپاہیوں کے جانے کے بعد ملکہ نے بوڑھے آدمی کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دی اور کہنے لگی کہ تم ان اشرفیوں سے اپنا کام دوبارہ شروع کرو۔ دوستو بوڑھا آدمی اشرفیوں کی تھیلی لے کر جانے لگا تو اس کے دل سے رحم دل ملکہ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھیں۔ اس نے ملکہ سے کہا کہ ملکہ عالیہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی مرادوں سے بھر دے اور آپ کو ایک خوبصورت بیٹی کی ماں بنا دے۔ دوستو یہ کہہ کر وہ بوڑھا آدمی محل سے باہر نکل گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی پیدا ہونے کی خوشی میں محل کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، شہر میں چراغاں کیا گیا، غریبوں اور محتاجوں میں خیرات تقسیم کی گئی۔ رحم دل بادشاہ کو دور دور کے ملکوں کے بادشاہوں کی طرف سے
मुबारकबाद के पैगामात आए। दोस्तों, एक हफ्ते तक सारे मुल्क में खुशियां मनाई जाती रहीं। इन तमाम कामों से फारग होकर बादशाह ने अपने तमाम रिश्तेदारों को ये पैगाम भेजा कि वो इसके मेहमान बने और शहजादी का कोई प्यारा सा नाम तजवीज़ करें। दोस्तों, मुकर्ररा वक़्त पर बादशाह और मलिका के तमाम रिश्तेदार उसके महल पहुंच गए। उनके मेहमानों में 3 परियां भी मौजूद थीं। उन्होंने बादशाह को याद दिलाया कि उसने आबी जादूगरनी को दावत भेजी ही नहीं। उसे इस बात पर बड़ा गुस्सा आएगा। कहीं ऐसा न हो कि वो गुस्से में हमारी शहजादी को कोई नुकसान पहुंचा दे। दोस्तों, अभी परियां बादशाह से बातें कर रही थीं कि अचानक जोर की आंधी चलना शुरू हो गई। आंधी की वजह से महल की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। यूं लगता था जैसे कोई भूचाल आ गया हो। थोड़ी देर के बाद जब ये सब भूचाल रुका तो बादशाह ने देखा कि शहजादी के झूले के करीब एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाली बुढ़िया खड़ी कोई मंत्र पढ़ रही है। दोस्तों, बादशाह हिम्मत करके बुढ़िया के करीब पहुंचा तो बुढ़िया गुस्से में बोलने लगी कि तुमने अपनी बेटी का नाम रखने के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया, मगर देखो मैं खुद ही पहुंच गई हूँ। मैंने तुम्हारी सजा तो ये सोची थी कि तुम्हारी बेटी को हलाक कर दूं, लेकिन तुम्हारी रहमदिली की वजह से मैंने उसे जिंदा छोड़ने का फैसला किया है। अब ये 16 साल की उम्र में एक जहरीली सुई उंगली में चुभने की वजह से बेहोश हो जाएगी, और अगर बेहोश होने के 10 दिन बाद इसे होश न आया तो ये बेहोशी के आलम में मर जाएगी। दोस्तों, इससे पहले कि बादशाह उस चुड़ैल औरत से रहम की दरख्वास्त करता, वो बुढ़िया हवा में गुम हो चुकी थी। बादशाह और मलिका बुढ़िया की बातें सुनकर बड़े परेशान हो गए। दोस्तों, परियां बादशाह के पास आईं और बादशाह और मलिका को तसल्ली देते हुए कहने लगीं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह शहजादी जिंदा रहेगी, मगर उसका नाम शहजादी महनूर रखना होगा। हम 1 माह बाद आएंगे और आपको आने वाले हालात से मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। दोस्तों, परियों के जाने के बाद बादशाह ने दरबार के तमाम नजूमियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो शहजादी के मुस्तकबल के बारे में पता चलाएं। नजूमी चंद दिन की इजाज़त लेकर चले गए। सबने अपनी गुंबद नमा तजर्बा गाह में बैठकर शहजादी महनूर की जिंदगी के बारे में हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के बाद नजूमी बादशाह के दरबार में पेश हुआ और उसने बादशाह सलामत को बताया कि बादशाह सलामत, शहजादी महनूर तो बड़ी खुशकिस्मत है। अगरचे जादूगरनी के कहने के मुताबिक 16 साल की उम्र में वो जहरीली सुई चुभने से बेहोश तो होगी, मगर उसे नई जिंदगी देने वाला एक बहुत बड़े मुल्क का शहजादा होगा। उसी से शहजादी महनूर की शादी होगी। मगर अफसोस, मैं ज्यादा तफसील से आपको ये तमाम बातें नहीं बता सकता कि वो शहजादा कहाँ है और वो कब आएगा और वो किस मुल्क से आएगा। इसकी वजह यह है कि मेरी तजर्बा गाह पर जादूगरनी ने जादू के जोर से बादलों का साया कर दिया है। अब मेरी दूरबीनें काम नहीं कर रही जिनसे मैं सितारों की गर्दिश का पता चला पाता था। दोस्तों, बादशाह ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया। 1 माह के बाद परियां दोबारा बादशाह सलामत के महल में पहुंची तो उन्होंने मलिका और बादशाह को बताया कि शहजादी महनूर को होश में लाने वाला शहजादा मगरब के किसी मुल्क से आएगा। उस शहजादे का नाम शाहजेब होगा। हमने उसका पता चला लिया है। अब आपको शहजादी के लिए फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये कहकर परियां वहां से उड़ गईं। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और शहजादी जवान होती गई। मलिका
اور بادشاہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ شہزادی کے لیے منحوس سال قریب آتا جا رہا ہے۔ ایک دن شہزادی ماہنور باغ میں گئی اور اس نے مالن کو ہار بناتے ہوئے دیکھا تو وہ مالن سے کہنے لگی کہ لاؤ سوئی ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی ہار پروئیں گے۔ بھلا مالن شہزادی کا حکم آخر کیسے ٹال سکتی تھی؟ اس نے سوئی اور پھولوں کی ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی تو شہزادی نے ابھی دوسرا پھول دھاگے میں پرویا تھا کہ اچانک سوئی اس کی انگلی میں چھپ گئی اور شہزادی ہائے اللہ میں مر گئی کہتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ دوستو محل میں کوہرام مچ گیا، تمام مصروفیات ترک کر دی گئیں۔ چند لمحوں میں خوشی کی جگہ افسردگی اور افسوس نے لے لی۔ ملکہ اور بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ غم سے نڈھال ہو گئے۔ انہوں نے شہزادی کو اس کی خوابگاہ میں لٹایا اور ماتمی لباس پہن لیا۔ دوستو شہزادی ماہنور کو بے ہوش ہوئے 2 یا 3 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ تینوں پریاں محل میں فوراً پہنچ گئیں اور انہوں نے ملکہ کو بتایا کہ ملکہ ہم نے شہزادہ شاہزیب کو تلاش کر لیا ہے، آج کل اس کا باپ سخت بیمار ہے۔ شاہی حکیم نے اسے پیلا گلاب لانے کو کہا ہے۔ پیلے گلاب کا دنیا میں صرف ایک ہی پودا ہے اور وہ پودا ہماری نانی کے باغ میں ہے۔ ہم اسے پیلا گلاب دے کر شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے اس سے مدد مانگیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اس شرط پر پیلا گلاب لینا قبول کر لے گا۔ پریوں نے دیکھا کہ بادشاہ اور ملکہ ان کی اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ محل کے تمام لوگوں کو اتنے عرصے کے لیے گہری نیند سلا دیا جائے جب تک شہزادہ شاہزیب شہزادی کی مدد کو نہ پہنچے۔ دوستو انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ملکہ اور بادشاہ شہزادی کے غم میں پاگل نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے جادو کے زور سے محل کے سارے لوگوں کو ایک دم بے ہوش کر ڈالا۔ اگر کوئی غلام صفائی کر رہا تھا تو وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا، کوئی پانی بھر رہا تھا تو پانی بھرتا رہ گیا۔ بادشاہ سلامت قلم میں منہ لیے خاموش ہو گیا اور ملکہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے کے بھرے رہ گئے۔ دوستو مصر کا شہزادہ شاہزیب ایک رات اپنے محل کی چھت پر سو رہا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سرہانے کی طرف کوئی آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً نیام سے اپنی تلوار باہر نکالی اور کہنے لگا کہ کون ہے جو ہماری اجازت کے بغیر ہماری خوابگاہ میں چلا آیا ہے۔ اچانک خوابگاہ کی شمع خود بخود جل اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سرہانے ایک خوبصورت پری کھڑی ہے۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا۔ اس نے پوچھا اگر میں بھول نہیں رہا تو تم نیلم پری ہونا، تم نے مجھے پیلا گلاب لا کر دیا تھا جس کی پنکھڑیاں کھا کر میرے والد محترم صحت مند ہو گئے تھے۔ دوستو شہزادی کی یہ بات سن کر پری کہنے لگی کہ ہاں شہزادے، میں نیلم پری ہوں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر تمہیں پیلا گلاب دوں گی تو تم میرا ایک کام کرو گے، کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ دوستو پری کی یہ بات سن کر شہزادہ کہنے لگا کہ اے نیک دل پری، شہزادہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں بھول سکتا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر تمہارا ہر کام کروں گا، تم ایک مرتبہ کام کہہ کر تو دیکھو۔ پری نے شہزادے شاہزیب سے کہا میرا کام نہایت ہی معمولی ہے، تھوڑی سی جرت کی ضرورت ہے۔ شہزادے نے پری کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہوگا، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ تو پری کہنے لگی کہ پیارے شہزادے، تمہارے ملک کے شمال مغرب میں ایک بہت بڑا جنگل ہے۔ اس جنگل کے سب سے پرانے درخت کی کھو میں ایک خفیہ رستہ ہے جو آبی جادو نگری میں جا کر کھلتا ہے۔
यहाँ की जालिम जादूगरनी ने एक खूबसूरत शहजादी को 3 दिन से बेहोश कर रखा है। अगर वो 10 दिन तक होश में ना आई तो शहजादी मर जाएगी, और अगर किसी तरह आबी जादूगरनी को हलाक कर दिया जाए तो शहजादी को दोबारा होश में लाया जा सकता है। चूंकि तुम एक बहादुर और नेक दिल शहजादे हो, इसलिए मैंने सोचा कि शहजादी को होश में लाने के लिए क्यों ना तुमसे मदद तलब करूं। वैसे ये मेरा वादा है कि अगर तुम आबी जादूगरनी को हलाक करने और शहजादी को होश में लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी शहजादी महानूर से करवा दूंगी, जो दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की है। उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस वक्त पूरे कोहकाफ में नहीं है। दोस्तों, नीलम परी की ये बात सुनकर शहजादा शाहजेब गुस्से से बोलने लगा कि जरा तुम मुझे बताओ तो सही कि जादूगरनी को कैसे हलाक करना है। मेरा दिल जालिम जादूगरनी से इंतकाम लेने के लिए पूरी तरह से बेचैन है। भला वो कौन होती है किसी शहजादी को बिला वजह तंग करने वाली। दोस्तों, परी कहने लगी कि शहजादे जरा सब्र से काम लो, तुमने वादा कर लिया है तो अब मैं तुम्हें पूरी तफसील से बताऊंगी कि जादूगरनी को कैसे हलाक किया जा सकता है। वैसे भी हलाकत का अभी वक्त नहीं आया। मैं चंद दिनों के बाद दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी, तब मैं तुम्हें सारा कुछ बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। अच्छा, खुदा हाफिज। इतना कहकर परी ने अपने पर फैलाए और वो हवा में उड़ती हुई आंखों से ओझल हो गई। दोस्तों, वादे के मुताबिक नीलम परी जब दोबारा शहजादे शाहजेब के पास आई तो उसने शहजादे को एक बंसरी देते हुए कहा कि बहादुर शहजादे, जब तुम दरख्त की खो में दाखिल होगे तो तुम्हें इंतहाई खौफनाक और डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। तुम बेखौफो खतर उस राह पर सीधा आगे की तरफ चलते जाना। जब तुम 1 मील का फासला तय कर जाओगे तो तुम्हें एक दरख्त के इर्द गिर्द बहुत से सांप रेंगते हुए मिलेंगे। तुम उस जगह बंसरी से काम लेना और बंसरी बजाते ही सारे सांप मदहोश हो जाएंगे। उस दरख्त पर एक पिंजरे में नीले रंग का तोता बंधा हुआ होगा। तुम पिंजरे में से तोते को निकाल कर उसकी दाएं टांग मरोड़ देना तो आबी जादूगरनी अपनी टांग पकड़े तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वो तुम्हें खौफजदा करके तोता हासिल करने की कोशिश करेगी, मगर खबरदार तुम उसे तोता किसी कीमत पर न देना, बल्कि उसके सामने तोते की गर्दन मरोड़ देना। तोते की गर्दन जैसे ही मुड़ेगी तो आबी जादूगरनी भी मर जाएगी और उसका तिलिस्म बिल्कुल तबाह हो जाएगा और शहजादी महानूर की बेहोशी भी खत्म हो जाएगी। मगर वो नींद से सिर्फ उस वक्त बेदार होगी जब तुम उसका नाम लेकर पुकारोगे। दोस्तों, शहजादे ने परी से पूछा कि ए रहमदिल परी, ये तो बता दो कि मैं शहजादी महानूर तक कैसे पहुंचूंगा। शहजादे की ये बात सुनकर परी कहने लगी कि जब जादू नगरी तबाह हो जाएगी तो वहाँ रेगिस्तान रह जाएगा। तुम रेगिस्तान को शमाल की तरफ से पार करोगे तो तुम्हें चंद मील के फासले पर एक बहुत बड़ा शाही महल नजर आएगा। उसकी हर शय पर नींद तारी होगी। जब तुम महल में दाखिल होगे तो शहजादी महानूर की ख्वाबगाह का रास्ता तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तुम शहजादी महानूर को आवाज दोगे तो वो नींद से बेदार हो जाएगी। उसके जागते ही सारा महल दोबारा होश में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम पीर के दिन सफर पर रवाना हो जाना और किसी भी मुश्किल के वक्त तुम मुझे आवाज दे लेना तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। दोस्तों, पीर के रोज सुबह सवेरे शहजादे ने अपने वालिदैन से इजाजत ली और वो अपने घोड़े पर बैठकर शमाल मगरब की तरफ रवाना हो गया। मुसलसल 6 घंटे का सफर तय करके शहजादा एक ऐसे जंगल में पहुंच गया
जिस में चारों तरफ बड़े बड़े तनों और लंबी शाखों वाले दरख्त थे। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। शहजादे ने जंगल में पहुंचते ही सबसे पुराने दरख्त की तलाश करना शुरू कर दी और बल आकर वो एक ऐसे दरख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गया जिसका तना कम से कम 10 फुट चौड़ा था और उसमें एक दरवाजा भी बना हुआ था। दरवाजे के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था आबी जादू नगरी। उसके साथ ही एक खोपड़ी भी बनी हुई थी जिस पर खतरे का निशान लगा हुआ था। दोस्तों, इस बोर्ड को पढ़कर शहजादा 1 मिनट के लिए रुका, फिर उसने अपने वफादार घोड़े को थपकी दी कि गाजी मर्द जुल्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जा। उसने घोड़े को एड़ी लगाई और तेजी से जादू नगरी में दाखिल हो गया। दोस्तों, दरख्त की खो में दाखिल होते ही उसने चारों जानब से शेरों, चीतों और जंगली जानवरों के चिंगाड़ने की आवाजें सुनी तो अचानक से उसे नीलम परी की बातें याद आ गईं कि आवाज से बिल्कुल भी नहीं घबराना। नीलम परी का ख्याल आते ही शहजादे ने अपने घोड़े को थपकी देते हुए कहा कि प्यारे साथी, इन आवाजों से क्या डरना, ये तो तमाम नकली हैं। ये कहकर शहजादे ने घोड़े को सर पर दौड़ाना शुरू कर दिया। उसने जेब में अपना हाथ डालकर इत्मीनान कर लिया कि बंसरी मेरे पास मौजूद है। दोस्तों, आधे घंटे के बाद वो शहजादा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां एक दरख्त के इर्द गिर्द बेशुमार सांप मौजूद थे। उसे दरख्त की एक शाख पर नीले रंग का तोता पिंजरे में बंद नजर आया तो शहजादे ने मजीद कोई देर किए बगैर बंसरी बजाना शुरू कर दी। अगरचा शहजादा बंसरी बजाना नहीं जानता था, मगर उसने महसूस किया कि सांप बंसरी की आवाज पर मदहोश होते जा रहे हैं। ये देखकर उसने अपने घोड़े को एक लंबी जुस्त लगाने के लिए तैयार किया और उसने एक तवील चक्कर काटकर दरख्त से काफी फासले से घोड़े की बांकें खींच दी। दोस्तों, घोड़े ने हिनहिना कर एक छलांग लगाई और वो दरख्त के नीचे पहुंच गया। शहजादा शाहजेब बंसरी बजाता हुआ घोड़े पर खड़ा हो गया। उसने पिंजरे को दरख्त पर से उतारा और उसका दरवाजा खोलकर तोते को बाहर निकाल लिया। दोस्तों, तोते ने उसके हाथ में आते ही कहा कि प्यारे शहजादे, अगर तुम मुझे रिहा कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तोते की ये बात सुनकर शहजादा भूल गया कि वो यहाँ किस मकसद के तहत आया है। इससे पहले कि वो तोते को आजाद कर देता, उसके कान में नीलम परी की आवाज आई, शहजादे क्या गजब करते हो, इसकी दाईं टांग मरोड़ दो। अगर तुमने इसे आजाद कर दिया तो अपने साथ मुझे भी मुसीबत में मुब्तला कर दोगे। दोस्तों, नीलम परी की आवाज सुनते ही शहजादे ने तोते की दाईं टांग मरोड़ दी। टांग मरोड़ते ही एक जबरदस्त आंधी चलना शुरू हो गई और शहजादे को अपने चारों तरफ से एक बार फिर खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। आंधी के रुकते ही एक कुबड़ी डरावनी शक्ल वाली बुढ़िया शहजादे को अपने सामने खड़ी दिखाई दी। वो शहजादे की मिन्नतें कर रही थी कि शहजादे तोते को आजाद कर दो, मैं शहजादी को होश में ले आऊंगी। मगर अब शहजादा उसके जाल में फंसने वाला नहीं था। शहजादे ने जोर लगाकर तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते की गर्दन टूटने की आवाज के साथ ही जादूगरनी हाय मैं मर गई कहते हुए जमीन पर गिरी और उसके जिस्म में आग लग गई। दोस्तों, इसके साथ ही एक जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ सारी जमीन हिलने लगी। गड़गड़ाहट की आवाज इतनी तेज थी कि शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को और अपने घोड़े को एक बहुत बड़े रेगिस्तान में पाया। अभी वो शमाल की समत तलाशी कर रहा था कि नीलम परी उसके करीब आकर खड़ी हो गई और उसने हाथ का इशारा किया तो इशारे के साथ ही शहजादे को यूं महसूस हुआ जैसे वो हवा में तैर रहा हो। चंद लम्हों के बाद वो और उसका घोड़ा
ایک محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ شہزادہ محل میں داخل ہوا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پورا محل خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس محل میں کوئی بھی نہیں رہتا ہو، مگر محل میں کنیزیں، غلام اور محل کی ہر شے اپنی اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی۔ ایک جگہ ایک کنیز ایک تشتری میں کپڑے لے جا رہی تھی تو اس سے آگے ایک کنیز کنگھی اور چوٹی کا سامان خوبصورت رکابی میں رکھے لے جا رہی تھی۔ شہزادے نے اندازہ لگایا کہ یہ شہزادی کے کمرے میں جا رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی شہزادہ کمرے کی طرف مڑ گیا۔ دوستو، جیسے ہی شہزادہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے سامنے مسہری پر ایک خوبصورت شہزادی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر حیران ہو گیا، اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بے شک میں نے ایسی خوبصورت شہزادی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ تو اچانک اسے نیلم پری کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادی سے کہا کہ شہزادی مہنور، ہوش میں آ جاؤ، آبی جادوگرنی کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ دوستو، شہزادے شاہزیب کا اتنا ہی کہنا تھا کہ شہزادی مسہری پر اٹھ بیٹھی، اور اس کے بیدار ہوتے ہی ایک دم سارا محل حرکت میں آ گیا۔ اسی وقت نیلم پری بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے شہزادے شاہزیب کو کندھے سے پکڑا اور اسے لے کر بادشاہ سلامت کی طرف چل دی، جو بھاگا ہوا شہزادی کے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنی پیاری بیٹی کو ہوش میں دیکھا تو وہ میری بیٹی کہتا ہوا شہزادی سے چمٹ گیا۔ دوستو، اتنے میں ملکہ عالیہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ اب تو ان لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جب وہ آپس میں مل چکے تو نیلم پری نے شہزادے شاہزیب کو بادشاہ اور ملکہ سے ملایا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادے شاہزیب سے مل کر بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے شہزادے شاہزیب کے ساتھ اپنی پیاری شہزادی مہنور کی شادی کا اعلان کر دیا۔ دوستو، جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو نیلم پری کی دونوں بہنیں بھی وہیں پہنچ گئیں۔ شہزادہ شاہزیب کچھ عرصے کے بعد اپنی دلہن کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد شہزادی اور شہزادہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔